हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे हैं और बढ़िया चल रहा है पढ़ाई वगैरह सब। तो चलिए आज जानते हैं अशोका के बारे में, जिन्हें वो कहा जाता है अशोका द ग्रेट, जो कि मौर्य वंश के एक सम्राट थे, तीसरे नंबर के सम्राट। ठीक है। तो अभी पहले देखते हैं उनके पेरेंट्स के बारे में। तो उनके पिता का नाम था बिंदुसारा और उनकी माता का नाम था देवी धम्मा। ठीक है। और उनका जो जन्म हुआ था 273 बिफोर क्राइस्ट से वो 232 बिफोर क्राइस्ट तक उनकी एक लाइफ टाइम रही। वहाँ तक उन्होंने अपनी लाइफ जिया। ठीक है। तो उनके इनिशियल फेज़ में क्या हुआ कि अशोका एक बहुत क्रूर और रूथलेस थे। ठीक है। बहुत ही क्रूर, मतलब उनको चंडाशोक के नाम से ही उनको जाना जाता था पहले, कि मतलब इतने वो क्रूर थे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कलिंगा वार लड़ा। ठीक है। कलिंगा वार। और कलिंगा वार के बाद उन्होंने 265 बीसी में उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया। उनको लगा कि ये हिंसा वगैरह करके लोगों के प्राण लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया। और उसके बाद उन्होंने उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया और एक अहिंसा की राह पर वो चल दिए। ठीक है। और उन्होंने बुद्धिज़्म को स्टेट रिलीजन भी बनाया। बाप रे, ये भी अच्छी बात है। मतलब ने- उनको स्टेट में शांतता लानी थी और एक अहिंसावादी स्टेट बनाना था, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया। पर हाँ, उन्होंने अपनी पावर का त्याग नहीं किया। हाँ, उन्होंने अपना जो सेना बल था, जो उनकी मिलिट्री फोर्सेस थी, उनको उन्होंने वैसा ही रखा, क्योंकि आसपास के लोगों को डर रहना चाहिए कि हाँ इसके पास पावर है। वो भी उन्होंने रखा। लोग कुछ कुछ लोग ऐसे कुछ गलत बातें फैलाते हैं कि यहाँ अशोका ने ये सब डिसबैंड वगैरह किया, सब नहीं किया। पर ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है। तो उनके कार्यकाल में क्या हुआ कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल उनके कार्यकाल में हुई। वो कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में हुई 250 बिफोर क्राइस्ट को। ओके। ये आप थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आप थोड़ा स्टार मार्क करके रख दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे मोगल्ली कुत्ता तिस्सा। और पैट्रोनेज तो आपको पता ही है, किंग अशोका का पैट्रोनेज था। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। और उस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ कि अभिधम्म पीठिका जो है, एक बुद्धिस्ट ग्रंथ है, उसका कंपाइलेशन किया गया। ओके। तो ये त्रिपिटका का एक पार्ट है, अभिधम्म पीठिका, उसका कंपाइलेशन किया गया। उस उसकी उसको लिखा गया उस टाइम। ओके। ओके। उसके बाद थोड़ा जानते हैं कि अशोका के एडिक्ट्स के बारे में। आपको पता होगा कि अशोका ने अपने कार्यकाल में रॉक एडिक्ट्स बनाए, उस रॉक एडिक्ट्स पे अपना मैसेज लिखा प्रजा के लिए। ओके। तो ऐसे जो मेजर, जो चार 14 एडिक्ट्स थे, माफ़ करना, चार नहीं 14 एडिक्ट्स मेजर, उन्होंने अपने एम्पायर के अलग अलग एरिया में उनको उभारा और वहाँ पे संदेश लिखा अपनी प्रजा के लिए। ठीक है। उनको उन्हीं एडिक्ट्स को बोलते हैं अशोकन एडिक्ट्स, जो कि बहुत फेमस है। ये एडिक्ट्स पे जो लिखा था उसी को डिसाइफर करके, और डिसाइफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज़ थे, उन्होंने किया था। और उसको डिसाइफर करने के बाद ही हमें उनके बारे में पता चला, अशोका के बारे में। ठीक है। और अशोका ने क्या किया? सांची का स्तूप बनाया। आपको तो पता ही होगा सांची का स्तूप कितना फेमस है, एक नोट पे भी है। वो अभी कौन सी नोट है मुझे याद नहीं आ रहा है, पर एक नोट पे भी बैक साइड पे सांची के स्तूप की फ़ोटो है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को का दर्जा मिला 1989 में। ये भी थोड़ा याद रखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और वो कब बनी? 1989 को बनी। ठीक है। और उन्होंने क्या बनाया? सारनाथ अशोक पिलर, सारनाथ पिलर। ठीक है। सारनाथ पिलर पता है ना, वो चार शेर वाली मूर्ति जो आपको हर एक नोट पे, हर एक सिक्के पे मिलती है,
वो वाली सम्राट अशोक ने बनाई, ठीक है। और सारनाथ, सारनाथ पे वो बनाई है। और उसको बाद में अडॉप्ट किया गया एज अ नेशनल एम्बलम, ठीक है, फॉर द इंडियन रिपब्लिक पोस्ट इंडिपेंडेंस। स्वतंत्र के बाद उसको नेशनल एम्बलम करके उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। हम्म तो थोड़ा मौर्यन एम्पायर के बारे में भी उसी बहाने थोड़ा जान लेते हैं अभी। तो मौर्य एम्पायर तो आपको पता है 322 BC से 185 BC तक चला, ओके। और इसको रूल किया गया है किसने, मौर्यन डायनेस्टी ने, ओके, मौर्यन डायनेस्टी, राइट। और ये बहुत पावरफुल एम्पायर था और ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अब ये देखिए, ये मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा, मतलब ऑलमोस्ट अफ़गानिस्तान आया, उसमें पाकिस्तान आया, थोड़ा ईरान भी आया, ठीक है। और इंडिया, इंडिया ऑलमोस्ट पूरा आया, बस थोड़ा इस सदर्न इंडिया का थोड़ा पार्ट छोड़ के जहाँ पे चोलाज राज करते थे, और थोड़ा ये नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन छोड़ के बाकी तो पूरा आया। मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था वो, बहुत बड़ा, मतलब अपने इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एम्पायर यही था, मौर्यन एम्पायर, ठीक है। और ये मौर्यन एम्पायर बना कैसे, उन उसकी शुरुआत की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य, ओके। उन्होंने कब उसको शुरू किया, मौर्यन एम्पायर को 322 BC में उसको चालू किया। और किसको हरा के शुरू किया, नंदा डायनेस्टी को। और आपको पता ही होगा नंदा डायनेस्टी के आखिरी राजा जो थे धनानंद, ठीक है। तो धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। और ऐसा बोलते हैं कि उसमें ये कौटिल्य थे अपने चाणक्य, उन्होंने उनकी मदद की थी। तो उन्होंने धनानंद को हरा के मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की। चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य और एंड विष्णुगुप्ता। तो हाँ, तो ये भी याद रखिए कि चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्ता। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। और उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, अर्थशास्त्र। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र। और वो मेंटोर भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ओके। और अशोका इस मौर्यन एम्पायर के तीसरे राजा थे। पहले राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। दूसरे राजा बिंदुसारा, तीसरे राजा अशोका। और ये डायनेस्टी के आखिरी राजा कौन थे, अगर ये आपको पूछेंगे तो उनका नाम था बृहद्रथ, जिनकी हत्या कर दी गई थी। किसने की थी उनकी हत्या, उनकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। बाद में उन्होंने खुद की अपनी नई डायनेस्टी चालू की, जिसका नाम था, क्या नाम था, शुंगा डायनेस्टी, ओके। तो ये भी थोड़ा याद रखिए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया बट ठीक है, चलता है, एक्स्ट्रा नॉलेज रहा तो अच्छी बात है। तो थोड़ा देखते हैं कि अशोका ने जो बनाए थे एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो पहले पहले देखते हैं कि एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क रहता है। तो एडिक्ट्स क्या रहता है, देखिए, एडिक्ट्स इज़ अ डिक्री और अनाउंसमेंट एट लॉ विच कैन बी अंडर एनी ऑफिशियल अथॉरिटी। तो एडिक्ट्स क्या रहता है, एक अनाउंसमेंट रहती है ऑफ लॉ, नहीं तो कुछ ऐसा मैसेज रहता है जो कि एक ऑफिशियल अथॉरिटी के इशू करती है। और वो किसी भी फिजिकल फॉर्म में उसको इशू कर किया जा सकता है। जैसे कि देखिए, सम्राट अशोक ने मेजर मेजर एंड माइनर माइनर पिलर एडिक्ट्स बनवाए, ठीक है। उसमें से मेजर कितने थे, मेजर थे 14 रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं। एंड और दो सेपरेट और भी मिले थे रॉक एडिक्ट्स, वो किधर मिले थे, वो उड़ीसा में मिले। और उन्होंने माइनर रॉक एडिक्ट्स भी बनाए, ये भी थोड़ा आप याद रखिए। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, अभी इंस्क्रिप्शन ये होता है कि इंस्क्रिप्शन इज़ अ टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय carving this letters into solid surface like stones, coins, buildings and rocks। तो क्या है इंस्क्रिप्शंस, क्या है इंस्क्रिप्शन, मतलब कार्विंग लेटर, मतलब लिखने का, कहाँ पे लिखने का, एक सॉलिड सरफेस पे, ठीक है। सॉलिड सरफेस लाइक लाइक पत्थर पे लिखने का, नहीं तो कॉइन पे, नहीं तो बिल्डिंग पे, नहीं तो बड़े बड़े रॉक्स पे। तो उससे क्या, इंस्क्रिप्शन में क्या आता है कि रॉक इंस्क्रिप्शन आता है, पत्थर के ऊपर लिखे हुए मैसेजेस, या फिर बाराबर केव इंस्क्रिप्शन, ये आपको पता होगा, ये बाराबर केव्स का है, ये बिहार में आता है, ठीक है। और कंदहार बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, कंदहार जो कि अभी अफ़गानिस्तान में आता है, इसमें बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन लिखा था, मतलब दो भाषा में वहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखा था, ताकि
लोगों को पढ़ने में आया। और आपको पता होगा ये कि मोस्टली इनकी जो इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज होती थी वो लोकल लैंग्वेज के हिसाब से होती थी, मतलब लोकल लोगों को वो समझनी चाहिए, उनको पढ़ते आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इंडिया में रहती तो उसकी लैंग्वेज वो यूज़ करते थे, वो प्राकृत यूज़ करते थे, क्योंकि वही लैंग्वेज सब लोगों को आती थी, सब लोग वही लैंग्वेज पढ़ना चाहते थे। संस्कृत अब चलती थी, बट जो वो जो जैसे कि पंडित वगैरह लोग थे उनको ही आती थी संस्कृत, बट जो नॉर्मल लोग रहते थे उनको बस प्राकृत आती थी। तो इसलिए सम्राट अशोका ने मोस्टली उन्होंने प्राकृत में ही लिखा है। और वो जो कहीं दूसरी भाषा में भी लिखा है, क्योंकि उधर की अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। जैसे पर्शियन में लिखा होगा, जैसे अलग अलग एरिया की लैंग्वेज नहीं क्या उधर। तो ये देखिए, ये है मैप। और यहाँ पे आपको देखेंगे कि देखिए मेजर रॉक एडिट्स कहाँ पे है। देखिए ये है येरगुड़ी में एक है, ये जवगाड़ा, ये धौली, सन्नथी, सोपारा, गिरनार, ये कलसी, ये मानसेरा, शाह शहाबाजगढ़ी और कंदहार। ये मेजर देखिए, और माइनर भी है और पीला एडिट्स भी है, जैसे अमरावती में है कौशाम्बी, लुम्बिनी। तो उन्होंने ये जो रॉक एडिट्स थे वो ऐसी जगह पे भी बनाए थे जो जगह गौतम बुद्ध के लाइफ से जुड़ी थी। जैसे कि सारनाथ में बनाया, ठीक है। सारनाथ में क्या हुआ, गौतम बुद्ध को वहाँ पे उन्होंने अपना पहला जो ये था उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, इसलिए वहाँ पे ये बनाया उन्होंने, अपना इंस्क्रिप्शन बनाया। एक लुम्बिनी में बनाया क्योंकि गौतम बुद्ध का वहाँ पे जन्म हुआ था। ऐसा है, तो उन्होंने ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे अपने रॉक एडिट बनाए हैं। अब देखते हैं कि ये रॉक एडिट्स क्या कहते क्या है। वो कहते हैं उनकी थीम क्या रहती है। उनकी थीम ये रहती है कि अशोका ने कैसे लोगों को बुद्धिज़्म लेने के लिए उनको प्रेरित किया, उनको उसके बारे में बताया, और सत्य और अहिंसा की राह पे चलने के लिए बताया, और मॉरल एंड रिलीजियस प्रिसेप्ट्स कि मॉरली कैसे अच्छा एक लाइफ जगी जाए उसके बारे में भी बोला, बताया। और उन्होंने सोशल और एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलाए। हाँ देखिए, ये बात कितने सालों पुरानी है, फिर भी उस ज़माने में भी अशोका ने एक एनिमल वेलफेयर के बारे में भी सोचा। हमारे इधर आज भी बहुत जगह पे ये नहीं होता, पर फिर भी उस ज़माने में भी ये किया, मतलब कितनी दूरदृष्टि थी, तभी उनको अशोका द ग्रेट कहते हैं। और ये इंस्क्रिप्शन में अशोका ने खुद को कैसे रेफ़र किया, उन्होंने खुद को बोला बिलाउड सर्वेंट ऑफ द गॉड्स, ठीक है। बिलाउड सर्वेंट ऑफ द गॉड्स यानी कि देव नाम पियादासी, यानी इसका अर्थ होता है कि गॉड का एक सर्वेंट, देव का एक दास। इसलिए उस वो खुद को बुलाते थे देव नाम पियादासी, ऐसे। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ देवनाम पियादासी विथ अशोका वॉज कन्फर्म्ड बाय एट एन इंस्क्रिप्शन एट मस्की। तो ये कैसे पता चला कि देवनाम पियादासी ये अशोका का ही नाम है करके, ये पता चला कि एक इंस्क्रिप्शन है, कहाँ पे है वो, मस्की नाम की जगह है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आती है। और वो लिखी गई थी मगधी प्राकृत लैंग्वेज में यूजिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये इंस्क्रिप्शन से पता चला कि सम्राट अशोक का ही नाम है देवनाम पियादासी। और एडिक्ट्स के बारे में जानते हैं कि अशोका ने कितने एडिक्ट्स बनाए, 33 एडिक्ट्स बनाए। और वो कहाँ पे बनाए, बोल्डर पे बनाए, केव्स पे बनाए, के वॉल पे, ऐसे जगह पे बनाए जहाँ पे लोग हमेशा जाते आते रहते हैं, ऐसी जगह पे, ठीक है। These inscriptions were dispersed throughout the country and then represented the first tangible evidence of Buddhism। तो ये इंस्क्रिप्शन उन्होंने क्या किए, देश भर बनाए, ठीक है। इनको उन्होंने देश भर बनाए। और ये कैसा है, ये पहला एविडेंस बना बुद्धिज़्म का, टेंजिबल एविडेंस। टेंजिबल मतलब क्या होता है कि जिसको एक जगह पे दूसरी जगह तक ऐसा लेके नहीं जा सकता। टेंजिबल मतलब वो अटैच है, वो जगह के लिए ही अटैच है, वो दूसरी जगह पे नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं टेंजिबल। जैसे कि जीआई टैग, देखिए जीआई टैग कैसा रहता है ना, एक टेंजिबल रहता है कि हाँ ये प्लेस में जैसे कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का उत्पादन किया जाता हो, उसको जीआई टैग मिला हो, तो वो ऐसा बोलते कि वो टेंजिबल है।
तो फिर देखते हैं अभी नेक्स्ट। द edicts डिस्क्राइब इन डिटेल द अशोका's व्यू अबाउट धम्मा। और ये अशोक धम्मा के बारे में क्या सोचते थे, बुद्धिज़्म के बारे में क्या सोचते थे, उसके बारे में भी लिखा है इसमें। और सोसाइटी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है उसके बारे में भी लिखा है। तो ये ऐसा उन्होंने लिखा है अपने इसके बारे में, ठीक है। एंड इट्स मेनली ऑन सोशल मॉरल प्रिसेप्ट्स रादर दैन स्पेसिफिक रिलीजियस प्रैक्टिस और फिलोसॉफिकल डायमेंशन ऑफ बुद्धिज़्म। मतलब ये कि उन्होंने कैसा किया ना, जो मॉरल और सोसाइटल जो लगते हैं ना एक्चुअल में जो यूज़ में आते हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि बुद्धिज़्म की जस्ट फिलोसॉफी क्या है, उसकी डायमेंशन वगैरह क्या है, कि क्या क्या बोलता है। उतना ज़्यादा एकदम ऐसा थियोरटिकल नहीं लिखा, जो प्रैक्टिकली लिखा, जो लोग अपना सकते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में लिखा उन्होंने। तो अभी उनके रॉक एडिट्स के बारे में जानेंगे। मेजर रॉक एडिट्स वो जो कि है 14। तो इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए। अभी मैं थोड़ा ये देखिए, पहले इसमें क्या लिखा है, प्रोहिबिट एनिमल स्लॉटर एंड बैन फेस्टिव गैदरिंग्स। मतलब ऐसे फेस्टिवल में जहाँ पे एनिमल का स्लॉटर किया जाता है, उनको मारा जाता है, ऐसे फेस्टिवल को उन्होंने बैन किया। और ऐसा संदेश उन्होंने पहले मेजर रॉक एडिट पे दिया। और आखिरी देख लेते हैं, आखिरी क्या है। डील्स विद द पर्पस ऑफ इनग्रेविंग इंस्क्रिप्शन इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। इन्होंने पर्पस लिखा, आखिरी इंस्क्रिप्शन जो 14th इंस्क्रिप्शन था वहाँ पे उन्होंने लिखा कि पर्पस क्या है, कि ऐसे जो एडिट्स है वो अलग अलग पार्ट में, देश के अलग अलग पार्ट में उसको बनाया गया है, तो उसका पर्पस क्या था वो लिखा, ठीक है। और बाकी पीला एडिट्स वगैरह भी है, इसके बारे में भी आप थोड़ा देख लीजिए। अब इतना बताएंगे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप ही थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि शायद कभी ना कभी उससे शायद कुछ पूछे तो आपको पता रहना चाहिए ना, नहीं क्या। तो अभी और क्या लिख सकते हैं। हाँ ये थोड़ा याद रखिए, हाँ ये इंस्क्रिप्शन, ये कंधार इंस्क्रिप्शन याद रखिए, क्योंकि ये बाइलिंगुअल है, ग्रीक में भी है और अर्मेनिया में भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ और कलिंगा एडिक्ट थोड़ा याद रखिए, क्योंकि कलिंगा एडिक्ट के सब वॉर के बाद उन्हें उधर ही बनाया ना, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। कितना अच्छा लगे कि मेरी सब प्रजा मेरे बच्चे हैं करके, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। तो देखिए, जानते हैं अभी क्या है अशोका की पॉलिसी क्या है धम्म की तरफ की। तो उनकी पॉलिसी धम्म की तरफ की थोड़ा देखते हैं। तो गाइस देखें, थोड़ा मैंने पॉज लिया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो देखते हैं अशोका पॉलिसी ऑफ धम्मा, ओके। तो धम्मा क्या है, धम्मा एक पाली वर्ड है। पाली वर्ड किसका, जो अपन संस्कृत में धर्म बोलते हैं ना, उसका ये एक पाली वर्ड में उसको धम्मा बोलते हैं। और धम्मा का एम क्या रहता है कि धम्मा का एम नहीं है एक्चुअली, अशोका पॉलिसी ऑफ धम्मा जिसका एम था, कि अशोका जी उन क्या चाहते थे, वे एक हार्मोनियस एटमॉस्फेयर चाहते थे, मतलब कि जहाँ पे सब मिलजुल के रहे, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। मतलब उनको कल्चर डिफरेंट रहो, जाति वगैरह धर्म वगैरह वो अलग अलग रहे, फिर भी वो साथ में एक अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है, शांति से बना के रखना चाहिए। और उन्होंने अहिंसा के बारे में लोगों को बताया कि हाँ एनिमल सेक्रीफाइस को बंद कीजिए, और एनिमल्स को खाने के लिए वगैरह यूज़ मत कीजिए। और उन्होंने रॉयल किचन जो रहती थी, जो जिससे ये आता था, जो शाही परिवार था उनको खाना आता था, उसमें भी उन्होंने एनिमल स्लॉटर बंद कर दिया। बहुत ही अच्छी बात है ये। और उन्होंने गुड कंडक्ट पे फोकस दिया कि हाँ हमें अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, हमें स्लेव्स और सर्वेंट्स के प्रति थोड़ा अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, उनको थोड़ी उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, एल्डर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और उन्होंने बोला कि हमें ऑल लिविंग बींग्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और उन्होंने धम्म के बारे में बताया कि अपनी अपनी माता और अपने पिता के प्रति हमने को ओबीडियंस रहना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए।
और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनके प्रति भी हमें थोड़ा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और उन्होंने बताया कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में भी बताया कि हाँ, दूसरे धर्म के लोगों को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को वगैरह रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और धम्म एज ए किंग, मतलब एज ए किंग उन्हें धम्म का कैसा प्रचार किया, वो उन्होंने बोला कि सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा उन्होंने। उन्होंने कैसा है, उन्होंने ऐसा सोचा कि ये उनके ऊपर कर्ज है लोगों का, ठीक है, लोगों का जो कर्ज है उन्होंने वो उनको उतारने का है, ऐसा उन्होंने सोचा। और उन्होंने अपनी प्रजा के खुशियों के बारे में सोचा कि हाँ, अपनी प्रजा हमेशा खुश रहनी चाहिए। और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने जो वारफेयर है, मतलब जो युद्ध वगैरह करना है, उसका त्याग किया। और इसीलिए उनको तो इसी वजह से वो अशोका द ग्रेट बने। ये सम्राट अशोक दुनिया के एक पहले राजा ऐसे थे जो इतना बड़ा वॉर जीतने के बाद उन्होंने युद्ध वगैरह का त्याग कर दिया। बाकी लोग क्या करते हैं, वॉर जीत गया तो और वॉर वॉर लड़ते हैं, पर उन्होंने दूसरों को दर्द को समझा और उन्होंने ये वॉर को हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, कमेंट भी कर दीजिए और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर कभी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।